अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर बुरहान खान और क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 1 स्टोइकियोमेट्री का बाकायदा स्टार्ट ले रहे हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड है स्टोइकियोमेट्री, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझे कि ये ग्रीक वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है और ग्रीक में भी इसका ओरिजिनल फॉर्म ये नहीं है। ओरिजिनल फॉर्म इसका ये था, ग्रीक में स्टोइकियोन, इसमें ई भी है, स्टोइकियोन मेट्रॉन, दो लफ्जों से मिलके बना हुआ है। बाद में जाके ये फिर चेंज हो गया, स्टोइकियोमेट्री बन गया। तो ये जो स्टोइकियोन है, इसका इंग्लिश में क्या मतलब बनता है? इसका मतलब है एलिमेंट्स, इसका मतलब होता है एलिमेंट्स। ठीक है, और मेट्रॉन का क्या मतलब होता है? मेट्रॉन का मतलब होता है इंग्लिश में मेजरमेंट। सही है, तो इसमें हम एलिमेंट्स का मेजरमेंट करते हैं। स्टोइकियोमेट्री में क्या करते हैं? एलिमेंट्स का मेजरमेंट करते हैं। वैसे लफ्जी माना तो इसका ये बनता है। प्रॉपर डिफिनीशन में थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करके कुछ ज्यादा ब्रॉड सेंस में हम इसको लेंगे। अब एलिमेंट से क्या मुराद है? तो पीरियोडिक टेबल आप सबने देखा है। पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट्स जो नजर आ रहा है आपको पीरियोडिक टेबल में, वो तमाम आपके क्या है? एलिमेंट्स है। और हम बिलीव करते हैं कि दुनिया की सारी चीजें इन्हीं एलिमेंट से बने हुए हैं। ठीक है, और मेजरमेंट दो तरह के होते हैं। एक आपका क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स, और दूसरा आपका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि आप कोई चीज उठा लो, लेट्स सपोज आप पानी को देख लें, तो पानी में अगर आप पानी किस चीज से बना होगा? एलिमेंट से बना होगा। ठीक है, और एलिमेंट्स कहां पे मिलेंगे आपको? पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे। तो पानी को जब देखा गया, बहुत बात की बात है, पहले पानी का किसी को पता नहीं था। सही, केमिस्ट्री तो बहुत स्लोली इसने डेवलपमेंट की और आहिस्ता आहिस्ता लोग जाके इसको समझ गए। वैसे पानी हमसे बहुत पहले के नेशंस ने, यानी मैं कहूंगा कि सबसे पहला जो इंसान है हमारे अकीदे के मुताबिक हो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी पानी पिया था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि पानी H2O है। ठीक है, तो मतलब ये तो साइंस से बाद में जाके ये चीजें एक्सप्लोर हो गई कि हर चीज की नेचर क्या है। सही है, एंड दिस द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ थिंग्स इज केमिस्ट्री। ठीक है, अब केमिस्ट्री में स्टोइकियोमेट्री कौन सी केमिस्ट्री है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब पानी आप उठा लें, पानी बाद में पता चला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है पानी। अब आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि किस एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट से बना है, तो इसको आप कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन अगर आप इसके अंदर ये देखना चाहते हो कि हर एक एलिमेंट कितना मौजूद है, तो इसको फिर कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। याद रखिए, स्टोइकियोमेट्री में हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स पे फोकस नहीं करते हैं, हमारा काम होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के साथ। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि स्टोइकियोमेट्री इज क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर डिफिनीशन इसका ये है कि असल में केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस को डील करते हैं, चीजें मिलाते हैं और उससे नई चीजें बनाते हैं। इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जो चीजें आप मिलाते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो प्रोड्यूस होता है, जो नई चीज बनती है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आपस में किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स का आपस में, यानी क्वांटिटीज का आपस में क्या ताल्लुक है, इस स्टडी को कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। यही डिफिनीशन में लिखने वाला हूं, द स्टडी ऑफ relationship between relative मतलब एक को दूसरे के साथ रिलेट करके कि इतने रिएक्टेंट्स है तो इतने प्रोडक्ट्स होंगे, इतने प्रोडक्ट्स हैं तो इतने रिएक्टेंट, इसको कहते हैं रिलेटिव। ठीक है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शंस और प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, या स्टोइकियोमेट्री, जो भी आप इसको जैसा भी कहें, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड है, इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड।
अब आप कहेंगे कि सर आपने तो डिफिनीशन में कहा कि ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स का आपस में जो ताल्लुक है इसकी स्टडी को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, लेकिन इसकी मीनिंग में तो हम कहते हैं कि ये एलिमेंट्स का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। इन चीजों को अगर आप मिला लें तो मीनिंग इसका क्या बनता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ये तो चीज है ही नहीं इसमें, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बात और ये बात एक ही तरह है, क्योंकि आपका रिएक्टेंट्स जो है और प्रोडक्ट्स जो है वो तो एलिमेंट से ही बने हुए थे, ठीक है। तो बात वही है। तो असल ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है इसका, कि द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका जनरल एक रिएक्शन है, A प्लस B आपने मिलाया और इसने क्या दिया आपको, C प्लस D दिया। जो चीज आप मिलाते हो उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। और जो प्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, बनते हैं नई चीजें, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसका अपना एक खास अमाउंट मैंने डाला होगा रिएक्शन में, इसका अपना एक खास अमाउंट मैंने डाला होगा रिएक्शन में, इसका अपना एक खास अमाउंट बना होगा, इसका अपना एक खास अमाउंट बना होगा। इन अमाउंट्स का आपस में क्या ताल्लुक है, यानी कितने ए से कितना सी और डी बनता है, इस तरह कितना बी होगा तो कितना सी और डी बनेगा। इस तरह के रिलेशनशिप की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। दैट्स इट, इसमें और कुछ ज्यादा बयान करने की जरूरत नहीं है। हमारे डिफिनीशन से और वर्ड की मीनिंग से एक बात बड़ा वाज़ेह हो गई, और वो ये कि स्टोइकियोमेट्री इज क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। सही है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये लिख लें। स्टोइकियोमेट्री इज क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। ये क्या है, केमिस्ट्री तो है, केमिस्ट्री का एक डिसिप्लिन है, एक ब्रांच आप कह सकते हो, लेकिन कौन सी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री, कौन सी केमिस्ट्री है, क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये बात आप जरूर नोट कीजिएगा। अब एक और सवाल उठता है कि क्या स्टोइकियोमेट्री इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को स्टोइकियोमेट्री नहीं आता और वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कर रहा है तो क्या ये बंदा सही कर रहा है, नहीं, ये गलत कर रहा है। स्टोइकियोमेट्री का जो नॉलेज है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर जब आप प्रैक्टिकली केमिस्ट्री को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब आप चीजें लेबोरेटरी में जाके मिला रहे होते हैं और उससे प्रोडक्ट्स बनाते हो, या फिर इंडस्ट्री में ऐसा कर रहे हो, तो उस वक्त आपको स्टोइकियोमेट्री का जो नॉलेज है ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता आपको तो बहुत बड़ा नुकसान करोगे। नुकसान तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक दो मैं बता देता हूं। लेट्स सपोज आपको ये पता नहीं है कि कितना ए चाहिए कितने बी के लिए, तब जाके कितना सी और कितना डी बनेगा, और आप ऐसे रैंडमली थोड़ा सा ए डाल दिया आपने फ्लास्क में और थोड़ा सा आपने बी डाल दिया फ्लास्क में, कैलकुलेशन कुछ आपने नहीं की, और ये आपने मिलाए, तो ठीक है सी और डी तो बनेगा, लेकिन यहां आपने जरूर गलती की होगी। मे भी जितना ए चाहिए था उतना आपने नहीं डाला, जितना चाहिए था बी को उतना आपने नहीं डाला है। तो इससे नुकसान क्या होगा, जो आपने कम डाला है वो तो बी के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन बी लाजमी बात है इसको अगर आपने कम डाला है तो ये तो ज्यादा डाला होगा, सही है। तो जो बी बाकी बचेगा वो तो जाया हो गया। ये बी पैसों में आता है, ये फ्री तो नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में ए के लिए इतना बी नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि ए आपने कम लिया हुआ है, बी भी उस हिसाब से डालना चाहिए था, तब जाके आपका बी जाया ना होता। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्या किया, नुकसान किया, आपने पैसे जाया कर दिए। और ये बी अगर कीमती कोई चीज है तो आपने फिर बहुत बड़ा नुकसान किया। एक नुकसान तो ये है कि यहां आप अनइकोनॉमिकल रहे। दूसरी बात ये है कि मैं भी ये बी जो है ए के साथ जब रिएक्ट कर रहा हो तो वो तो कंज्यूम हो गया, सी और डी इसने बनाया, लेकिन जो बी बाकी बचा था उसको कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए रिएक्शन के दौरान वो डिकम्पोज हो गया और उसने साइड प्रोडक्ट्स बना लिए। क्या बना लिया, साइड प्रोडक्ट। इस तरह बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं अगर आपने सही हिसाब किताब यानी कि सही स्टोइकियोमेट्री को फॉलो नहीं किया हो। दैट इज व्हाई स्टोइकियोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो स्टोइकियोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसकी इंपॉर्टेंस पे जरा बात करते हैं। सही है, इस पे एक थोड़ा सा छोटा सा सवाल बन सकता है, और वो ये कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाई स्टोइकियोमेट्री इज इंपॉर्टेंट, तो फिर आपने ये वाला आंसर देना होगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, स्टोइकियोमेट्री इज इंपॉर्टेंट because it tells us, ये हमें बताता है स्टोइकियोमेट्री to take the exactly required amounts of reactants to make the desired, ये भी बड़ा प्यारा वर्ड है, desired amount of products। ठीक है, अब ये जितनी मैंने बातें की वो सारे मैंने एक ही सेंटेंस में नोट किए। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो स्टोइकियोमेट्री है, ये जो खास हिसाब किताब है, स्टोइकियोमेट्री इज मैथ, याद रखिए ये केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये हमें बताता है कि क्या करें, टू टेक द एग्जैक्टली रिक्वायर्ड अमाउंट, जितना चाहिए उतना ही अमाउंट आप ले लें। सही है, किस चीज के लिए? टू मेक द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जितना आप बनाना चाहते हो, सी और डी। जाहिर सी बात है, आप जब ए और बी को मिला रहे हो लैब में, सी और डी बनाना चाहते हो, तो आपने पहले से डिसाइड किया होगा कि आपको कितना सी और कितना डी चाहिए। उस हिसाब के लिए आपने इसकी कैलकुलेशन की होगी। ठीक है, तो ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो दैट इज स्टोइकियोमेट्री। अगर नहीं किया हो तो फिर नुकसान होगा, नुकसानात मैंने आप लोगों को बता दिए। तो स्टोइकियोमेट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है टू टेक द एग्जैक्टली रिक्वायर्ड अमाउंट, जितना चाहिए उतना रिक्वायर्ड अमाउंट आप ले ली। किन चीजों का? रिएक्टेंट्स का। किस लिए? टू मेक द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ योर प्रोडक्ट, जितना आप चाहते हो, बनाना चाहते हो, उतना बनाने के लिए कितना एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए आपको रिएक्टेंट्स का, वो आपको कहां से पता चलेगा? स्टोइकियोमेट्री से। ठीक है, तो यहां पे स्टोइकियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लोज कर देते हैं और आगे जाते हैं कि स्टोइकियोमेट्री के रिक्वायरमेंट्स क्या है। स्टोइकियोमेट्री को समझने के लिए आपने अमाउंट्स को, केमिस्ट्री में हम अमाउंट्स को कैसे लेते हैं, उन अमाउंट्स के लिए जो टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं उन पे आगे हमारा लेक्चर कंटिन्यू होगा। इसको आप नोट कर लें और फिर इसको मैं मिटा रहा हूं। मोल एंड एवोगैड्रो नंबर से पहले हमें मसला है। मसला ये है कि मैं एक रिएक्शन लिखना चाहता हूं, इससे बड़ा आसानी से एक्सप्लेन होगा। रियल कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मैं मिला रहा हूं और ये मुझे देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें इसकी स्टोइकियोमेट्री को समझने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें समझना होगी। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको बयान करूं, इंतहाई सादा अल्फाज में, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वन एटम ऑफ कार्बन, चले इसको ग्रीन से लिखते हैं, वन एटम, यहां वन है, यहां भी वन है, कोएफिशिएंट्स में वन है, तो इसको हम U लिख सकते हैं। वन एटम ऑफ कार्बन, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। सही है, वन मॉलिक्यूल, और ये भी मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन मैंने कई किताब में पढ़ा के इस तरह लिखा हुआ था और मैंने इसको ऐसे ट्रांसलेट किया, एग्जैक्टली ऐसे मैंने इसको ट्रांसलेट किया। और मैं जाता हूं अब लैब में इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करना चाहता हूं।
तो क्या ये पॉसिबल है कि कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल में ले लूं और यूं मिला लूं और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना दूं? इम्पॉसिबल, क्योंकि एक एटम और एक मॉलिक्यूल को आप नहीं देख सकते। ये इतनी छोटी चीजें हैं कि इनको आप नहीं देख सकते। अब एक चीज को आप देख नहीं सकते तो उसको आप पकड़ोगे कैसे? ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब मुझे जाहिर सी बात है बल्क में उठाना होगा, मतलब किसी बड़े पैमाने पे ये रिएक्शन लेना होगा। अगर यहां मैं ये कहूं कि भाई ठीक है एक एटम को आप नहीं पकड़ सकते, तो चले इस तरह कर ले, कार्बन तो मतलब सॉलिड है, इसका एक टुकड़ा ले लें और ऑक्सीजन गैस है तो इसका कोई सिलेंडर में से थोड़ा सा उठा लें और कार्बन के साथ मिलाएं, ऐसे रैंडम, मतलब पता तो आपको नहीं चल रहा कि कितने कार्बन के लिए कितना ये चाहिए, क्योंकि एटम्स तो आप गिन नहीं सकते इस लेवल पे। सही है, तो आपने जितना कार्बन लिया और साथ जितना ऑक्सीजन इसके साथ मिलाया, तो इसमें तो हिसाब किताब का आपको कुछ पता नहीं चल रहा। एक कार्बन के लिए एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए। अब जो आपने कार्बन उठाया उसमें आपको क्या पता कितने एटम्स मौजूद है, ये तो आपके पास मान लीजिए नहीं है। ठीक है, और इसी तरह आपने इसमें जो ऑक्सीजन मिलाया सिलेंडर में से उठा के, ऑक्सीजन गैस है, तो उसमें भी तो आपको पता नहीं है कि इसमें कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चले गए। ठीक है, तो अब यहां हमें जरूरत है इसको वे करने का, यानी इनके मासेस का पता होना चाहिए। इस चीज का पता होना चाहिए, मासेस का पता होना चाहिए। तमाम चीजें एलिमेंट से बने हुए हैं, अगर एलिमेंट के एटॉमिक मास का आपको पता हो, यानी एक एटम के मास का पता हो, तो उस हिसाब से फिर आप हिसाब किताब अपना सेट कर सकते हो। तो सबसे बड़ा जो इश्यू है यहाँ पे वो है एटॉमिक मास का। ठीक है, मोल तो बहुत बाद की चीज है, सबसे पहले हमने एटॉमिक मास को समझना होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का क्या मतलब है? द मास ऑफ अ सिंगल एटम, द मास ऑफ a single atom of an element, किसी एलिमेंट के सिंगल एक ही एटम का जो मास है उसको कहते हैं एटॉमिक मास। अब ये तो इसकी कोई डिफिनीशन नहीं हुई, मतलब ये तो हमने जस्ट ट्रांसलेट किया कि एटॉमिक मास का मतलब है सिंगल एटम का मास। तो वही मसला तो है, सिंगल एटम तो स्मॉल चीज है, इसको ना तो मैं देख सकता हूं, न पकड़ सकता हूं, और न इसको फिर वे कर सकता हूं। तो इसके साथ तो मसला है। यही वजह है सबसे पहला जो हमने काम करना होगा, किसी चीज का मास मालूम करने के लिए आपको स्टैंडर्ड की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल है, आप किसी शॉप पे गए और आपने कहा शॉपकीपर से कि भाई मुझे 1 किलोग्राम चीनी दे दे, तो क्या करेगा? उसके पास स्टैंडर्ड्स पड़े होते हैं, लोहे का बना होता है 1 किलोग्राम। सब पूरी दुनिया के लोग उस पर एग्री हो गए हैं कि ये इसमें जितना मास है ये 1 किलोग्राम है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। अब वो क्या करेगा, एक साइड पे वो स्टैंडर्ड रखेगा और दूसरी साइड पे वो चीनी डालता जाएगा। जैसे दोनों बराबर हो जाए तो वो आपको पैक करके देगा कि भाई ये आपका हो गया 1 किलोग्राम चीनी। वो तो काम आसान है। ठीक है, अब एटम इतनी छोटी चीज है कि यहां आपका किलोग्राम काम नहीं करेगा। कि यूनिट्स आप देख लें, यूनिट का बड़ा इश्यू है। किलोग्राम बहुत बड़ा है एटम के लिए, इसी तरह ग्राम भी बहुत बड़ा है एटम के लिए। ग्राम तो छोड़े, मिलीग्राम भी एटम के लिए बहुत बड़ी यूनिट है। आप इसके अलावा माइक्रोग्राम पे आ जाए, नैनोग्राम पे आ जाए, वगैरह वगैरह, जितनी भी ये यूनिट्स है ये हमारे काम के नहीं है। ये एक भी यूनिट चलने वाला नहीं है। एटम के केस में ये यूनिट्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि एक एटम की मैं बात कर रहा हूं। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त एक और इश्यू है हमारे पास, वो ये है कि ये बहुत स्मॉल चीज है। लेट सपोज इसको मैंने पकड़ भी लिया, देख भी लिया, सही है, और बैलेंस के ऊपर रख भी दिया। दूसरे साइड पे क्या चीज रख दूं ताकि इसका मास उसके बराबर हो जाए और मुझे पता चले और वो चीज मुझे मालूम हो।
तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड है नहीं, क्योंकि हमें तो पता है किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम और नैनोग्राम का, इस लेवल पे हम काम कर सकते हैं। अब इससे क्या अंदाजा होता है? इससे अंदाजा ये होता है कि आम जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ये नहीं चलने वाले। एटम को मेजर करने के लिए, इसके मास मालूम करने के लिए एटम जितनी कोई स्मॉल चीज हमें चाहिए, और वो क्या चीज हो सकता है? वो एक कोई और एटम हो सकता है। यानी एक एटम का मास मालूम करने के लिए हमें अब जरूरत है कि किसी और एटम के साथ इसको कंपेयर करें। क्या करें? कंपेयर करें। लेकिन मसला तो है, इस वक्त हमें दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, सही है, एक एलिमेंट का भी एटम का मास हमें मालूम हो नहीं है। तो अब स्टैंडर्ड तो है ही नहीं, और एटम के बगैर एटम का मास मालूम नहीं कर सकता। तो यहां पर हमें जरूरत है रिलेटिव एटॉमिक मास। किस चीज का? रिलेटिव एटॉमिक मास का। तो एटॉमिक मास एब्सोल्यूट आप मालूम हो नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या चीज? रिलेटिव, यानी इसको हमने रिलेटिव मालूम करना। जिस तरह चीनी को हमने रिलेटिव मालूम किया, इसी तरह इसको भी आपने रिलेटिव मालूम करना होगा। लेकिन इसके साथ मसले हैं, सही है। अब वो मसले कैसे हल हो गए आगे बताता हूं। रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास से हम शिफ्ट हो गए आम रूटीन वाले लाइफ पे। जिस तरह आम चीजों का हम एक स्टैंडर्ड रखते हैं और उसके साथ कंपेयर करते हैं, इसी तरह एटॉमिक मास को भी आपने रिलेटिव, जो आपने अभी शुगर लिया दुकान पे, तो वो आपका रिलेटिव अमाउंट है। किस चीज के साथ रिलेटिव? वो दुकानदार के पास जो एक स्टैंडर्ड पड़ा हुआ था उसका रिलेटिव आप चीनी घर लेकर गए। तो एटॉमिक मास भी उसी तरह आप एब्सोल्यूट मालूम नहीं कर सकते। आपने क्या करना होगा? एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना होगा। तो रिलेटिव का मतलब है कंपैरेटिव। रिलेटिव का क्या मतलब है? कंपैरेटिव। इसको आपने कंपेयर करना होगा। अब कंपैरिजन जब आप करोगे, यू नीड अ स्टैंडर्ड। आपको क्या जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? यू नीड अ स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? याद रखें, एटम बहुत छोटी चीज है, तो आम जो स्टैंडर्ड्स है वो काम करने वाले नहीं हैं। आपको स्टैंडर्ड चाहिए तो कहां से लोगे? इन्हीं एलिमेंट्स के एटम्स में से किसी एक एटम पे आपने दुआए खैर करके, मतलब सब राजी होके कि इसका चले इतना हम मानते हैं तो बाकी का इस हिसाब से मालूम कर लेंगे। अब ये बहुत बड़ा मसला था। कौन डिसाइड करेगा कि किसी दुनिया में किसी एक एलिमेंट के एटम को मास असाइन कर दे, उसको मास दे दे कि चले भाई इसका ये मास हो गया और सब ने इस पे मुत्तफिक होना है। तो इसके लिए एक बंदा जो कि बहुत तगड़ा साइंटिस्ट है वो सामने आया, और उसका नाम आप सब जानते हैं, जॉन डाल्टन साहब। इन 1803 कब? 1803 जॉन डाल्टन साहब ने ये डिसाइड किया। याद रखें, एटम का जो कंसेप्ट है, वर्ड एटम का, ये तो 400 BC से, यानी डेमोक्राइटस के टाइम से ये बात आ रही है कि दुनिया की सारी चीजें एटमों से बनी हुई है। और ये भी ये बात यहाँ पे वाजे कर दूं कि तमाम लोगों का उस वक्त ये अकीदा था कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल है। इवन जॉन डाल्टन साहब भी इस अकीदे पे कायम थे कि उनका भी यही बिलीफ था कि एटम इज इनडिविजिबल। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिए। लेकिन वो 400 BC और ये 1803 की बात है, काफी अरसा इसमें, वो 5th सेंचुरी है और ये 1800 सेंचुरी है। ठीक है, तो बीच में आप देख लें बहुत सारे साल गुजर गए, सही है, सेंचुरीज गुजर गई। अब इस दौरान बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। क्या डिस्कवर हो गए थे? एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। आपका जो एलिमेंट्स थे, डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, उस टाइम डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अब एलिमेंट क्या चीजें? ऐसी चीज जो कि किसी और चीज से ना बन, उससे दूसरी चीजें बनती हो लेकिन वो खुद किसी चीज से नहीं बना। सुपरफिशियल यही डिफिनीशन है एलिमेंट का इस वक्त जो हमें चाहिए, डिफिनीशन एलिमेंट का। तो एलिमेंट से मुराद वो प्योर चीजें हैं जो कि मिल के दूसरी चीजें बनाते हैं लेकिन खुद किसी और चीज से नहीं बना हो। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट्स थे इसमें? भाई आपका था हाइड्रोजन, उस वक्त डिस्कवर हो गया था, सही है। ऑक्सीजन भी
डिस्कवर हुआ था। सही है, पानी को जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ऐसी चीजें हैं जो कि मिल के पानी बनाते हैं। सही है, तो ये अलग अलग कोई चीजें हैं, इनको क्या नाम दिया गया, एलिमेंट्स का नाम दिया गया। इसी तरह आपका सल्फर भी डिस्कवर हुआ था उस टाइम, फास्फोरस भी हुआ था जॉन डाल्टन के टाइम पे, ठीक है, और नाइट्रोजन भी आपका डिस्कवर हुआ था, एटसेट्रा, 1 2 3 और हैं। सही है, तो ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। जॉन डाल्टन साहब ने कहा कि मसला इस वक्त क्या क्या चल रहा है, अखबारों में कौन सा मसला चल रहा है, वो ये कि भाई एटम का मास मालूम करना है, हर एक एलिमेंट के एटम का मास मालूम करना, ये बहुत बड़ा इशू था। इसमें सिर्फ डाल्टन नहीं, उस वक्त के और भी बहुत सारे साइंटिस्ट इसके लिए परेशान थे, लेकिन डाल्टन ने जो काम किया वो बड़ा कमाल का काम है। डाल्टन ने जब देखा इन एलिमेंट्स को तो इनका इक्वल अमाउंट लिया, फर्ज करें इतने अमाउंट में इसने ऑक्सीजन ले लिया, इतने अमाउंट में इसने सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इतने अमाउंट में इसने सल्फर, और इतने अमाउंट में इसने फास्फोरस, और इतने अमाउंट में इसने नाइट्रोजन लिया। ये सब के अमाउंट सेम है, लेकिन जब उसको उन्होंने उठाया यूं आम फीलिंग्स यूं देखा तो सबसे हल्का कौन था, सबसे हल्का हाइड्रोजन आ रहा था उस वक्त भी, और आज भी एलिमेंट्स के हवाले से सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, वजन के लिहाज से, मतलब बड़े पैमाने पे जब हम इसको उठा रहे हैं, एक एटम की बात नहीं कर रहे, वो खुद वक्त क्लियर हो जाएगी बात। तो सबसे लाइट कौन था वजन के लिहाज से, हाइड्रोजन था। डाल्टन ने कहा कि भाई बाकी बातें छोड़ो, इस वक्त हम परेशान हैं, मसला चल रहा है, हमें स्टैंडर्ड की जरूरत है, आप लोग इस तरह कर ले, सब इस बात पे एग्री हो जाए कि हाइड्रोजन चूंकि सबसे हल्का है, हाइड्रोजन क्या है, सबसे हल्का है, तो इसका एक एटम जो हम देख नहीं सकते लेकिन हमारा अकीदा है कि ये एटमों से बना हुआ है बाकी चीजों की तरह, तो इसका जो एक एटम है उसको मास आप दे दे एक, क्या मास दे, 1 यूनिट, यानी इसका एक एटम बराबर हो गया 1 यूनिट। अब यूनिट कौन सा है, ये वाली यूनिट नहीं, ये तो बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं। यूनिट का नाम रखा गया डाल्टन, क्या रखा, डाल्टन, 1 डाल्टन। 1 डाल्टन इन सबसे छोटी कोई चीज है, एटम का मास है, एक एटम का मास हाइड्रोजन का। एक क्यों रखा गया, मतलब एक एक होल नंबर है, उनको ये पता नहीं था, ये तो मतलब बाय एक्सीडेंट है कि आज हमें पता चला कि इसके आम जो हाइड्रोजन होता है इसकी न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है और इसका मास 1 है, लेकिन उन्होंने ऐसे आर्बिट्रेरीली अपनी तरफ से जो है हाइड्रोजन के एक एटम को मास दिया 1 यूनिट का, और यूनिट का नाम क्या था, डाल्टन, बाद में जाके AMU बन गया। सही है, या फिर सिर्फ UC भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो बात की बातें हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन के एटम का मास मिला 1, तो ये स्टैंडर्ड हमें मिल गया। और उन्होंने साथ ये भी एलामिया जारी किया कि हाइड्रोजन सबसे हल्का है, इसका एक एटम जो है वो 1 यूनिट के बराबर है, यानी इसका अपना मास 1 डाल्टन है, और ये बाकी एलिमेंट इससे भारी हैं तो ये इसके मल्टीपल्स होंगे, क्या होंगे, मल्टीपल्स, यानी हाइड्रोजन के लिहाज से बाकी का मास अब हम मालूम कर सकते हैं। प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो बड़ा डिफिकल्ट काम है, वो भी मैं बताता हूं कि कैसे क्या होगा उन्होंने, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड हमें मिल गया, स्टैंडर्ड हमें मिल गया, और वो क्या है, हाइड्रोजन। तो तारीख में जो स्टैंडर्ड्स हैं, यहां मैंने लिखा हुआ है, आपको क्या किस चीज की जरूरत है, यू नीड स्टैंडर्ड्स, आपको स्टैंडर्ड की जरूरत है। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड था, फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड वो क्या था, वो था आपका हाइड्रोजन। सही है, उस वक्त आइसोटोप ये चीजें डिस्कवर नहीं हुई थी। सही है, तो हाइड्रोजन मतलब सब तमाम हाइड्रोजन को एक ही तरह उन्होंने देखा कि तमाम एक जैसे, मतलब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इनका कोई कंसेप्ट उस वक्त नहीं था। तो कौन सा हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन 1 वाला। सही है, तो इसका मास क्या लिया गया कि हाइड्रोजन का हर एक एटम 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड था। अब उसके बाद ये स्टैंडर्ड 1803 से लेकर 1803 से लेकर आपका 1803 से लेकर 18
1803 से लेकर 1850 तक, यानी कोई 47 साल, 47 ईयर्स ये हमारा स्टैंडर्ड रहा। ठीक है, तो बाकी एलिमेंट्स का जो मास है वो किस लिहाज से मालूम किया गया? रिलेटिव टू हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का अपना कितना माना गया? 1 डाल्टन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड था। उसके बाद ये फिर रिजेक्ट हुआ। क्यों रिजेक्ट हुआ, इसको सेलेक्ट क्यों किया गया, वो तो मैंने बात बता दी आप लोगों को, लेकिन इसको फिर क्यों रिजेक्ट किया गया, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, मैं यहां पे लिख लूं एज अ होल 3 स्टैंडर्ड्स है हमारे पास। फिर एक और स्टैंडर्ड आया, सेकंड स्टैंडर्ड, फिर इसको रिजेक्ट किया गया और ऑक्सीजन 16 जो है इसको स्टैंडर्ड माना गया। किस चीज को? ऑक्सीजन 16 को। और ये कितना चला? ये 1850 से 1961 तक चला। ये भी कोई ऑलमोस्ट 100 ईयर्स चला। कितना चला? नियरली 100 ईयर्स ये स्टैंडर्ड पर लोगों ने चलाया। इस हिसाब से कैसे मालूम करते थे वो मैं बात बताता हूं कि प्रैक्टिकली कैसे करते थे, लेकिन स्टैंडर्ड आपका फिर ये रहा, ये रिजेक्ट हुआ। सही। फिर उसके बाद 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यूपेक वालों ने एक और डिसीजन लिया और थर्ड स्टैंडर्ड लेकर आए। कौन सा? थर्ड स्टैंडर्ड हमारा कौन सा है? वो कार्बन 12 है। क्या है? कार्बन 12। और ये कब? ये 1961 से लेकर अब तक, 1961 से लेकर टिल नाउ अब तक ये हमारा चल रहा है। तो नया जो आजकल का स्टैंडर्ड चल रहा है वो हमारा ये है। ये मैंने इसलिए लिख के, और इस पे मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, अगर किसी ने हर एक स्टैंडर्ड के हवाले से डिटेल में रिलेटिव एटॉमिक मास का जो स्टोरी है ये समझना है, तो इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद डॉक्टर खान पे जाइए। वहाँ रिलेटिव एटॉमिक मास का अलग मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, और बहुत सारे तो नहीं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, उनमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इन स्टैंडर्ड्स को कि कैसे हर एक को कैसे सेलेक्ट किया गया, और प्रैक्टिकली चले आपको स्टैंडर्ड मिल भी गया, फिर भी मसला तो है, एक हाइड्रोजन एटम को आप कैसे पकड़ोगे कि दूसरा एटम पकड़ के उसके साथ आप उसको मालूम कर ले? ये पॉसिबल नहीं है। इसका अपना एक तरीक़ेकार होता है, थ्रू केमिकल रिएक्शंस। ये सारी बातें मैंने उधर बताई हुई हैं, तो आपने जाना होगा। और फिर ये सारी बातें आपको ये वाली भी मिलेगी कि इसको क्यों रिजेक्ट किया, फिर इसको क्यों रिजेक्ट किया, इसको क्यों सेलेक्ट किया, इसके बाद इसको क्यों सेलेक्ट किया, ये सारी बातें मैंने उधर बताई हुई हैं। ठीक है, तो ये आपको कहां पे मिलेंगे? केमिस्ट्री विद डॉक्टर खान पे जाके, केमिस्ट्री विद डॉक्टर खान, यही चैनल है जिसपे इस वक्त आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो। सही है। इसके अंदर आप प्लेलिस्ट में जाए। किस चीज में जाए? प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट में एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास का, रिलेटिव एटॉमिक मास, इस नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसमें ये सारी बातें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मासेस को हिस्टोरिकली कैसे मालूम किए गए। ठीक है, तो ये जो मैंने जितनी बातें यहाँ पे की ये भी उधर मौजूद हैं, और इसका बहुत ज्यादा मैंने डिटेल में, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास का मसला केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के साथ हमेशा चल के आ रहा है। ठीक है, तो और इस पे यूट्यूब पे इतना कुछ अच्छा खासा मटेरियल मौजूद नहीं था, तो उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में ये चीजें उधर आप लोगों को बताई हुई हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा आप लोगों ने? रिलेटिव एटॉमिक मास को सही से समझने के लिए आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में से रिलेटिव एटॉमिक मास का जो अपना एक खास प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस मौजूद है रिलेटिव एटॉमिक मास के हवाले से, वो आप जरूर देखिएगा। तो ये सारा डिटेल आपको उधर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको
इससे आगे अब हम जा सकते हैं उसकी तरफ, मोल एंड एवोगैड्रो नंबर की तरफ। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ साथ उधर आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फार्मूला मास और रिलेटिव आयनिक मास भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो भी सब आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आके हम मोल एंड एवोगैड्रो नंबर पे बात कर सकते हैं। तो यहां तक ये वीडियो देखने के बाद फौरन आप जाएं, इस लेक्चर को स्टॉप कर लें, वो देख लें और वहां से वापस आके इसको यहां से फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सीधा मैं ये कंसिडर करूंगा कि चले आपने वो कर लिया, अब मैं इसके काबिल हूं कि आप लोगों को मोल एंड एवोगैड्रो नंबर के बारे में बता दूं। ठीक है, इसको नोट कर लें।